जैसा कि हम इसका पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाए गए ताकि एक समान भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रह सकें। जैसा कि हमने फेडरलिज्म वाले चैप्टर में पहले भी पढ़ा है कि संघवाद का मतलब होता है कि जो डाइवर्सिटी है उसको मैनेज करना, ताकि चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे फिर वो धर्म के आधार पर हो, किसी प्रकार से अगर जो डाइवर्सिटी होती है उसको फेडरलिज्म के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। तो उसी का दूसरा टॉपिक है अपना लैंग्वेज पॉलिसी, यानी पहला टेस्ट हमारे देश के नेताओं ने अच्छी तरह से पास कर लिया था। अब जो अगली जो दूसरी महत्वपूर्ण परीक्षा थी वो ये थी कि कौन सी भाषा को अपने देश के अंदर प्राथमिकता दी जाए। तो इसके लिए जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, वी डिडंट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज, यानी हमारे देश का जो संविधान है उस संविधान के द्वारा किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर उर्दू जो लैंग्वेज है उसको नेशनल लैंग्वेज घोषित किया गया है। इसी तरह से हमने श्रीलंका वाला टॉपिक पढ़ा, श्रीलंका के अंदर जो सिंगला लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। तो उस तरह से जब वहाँ पर इस भाषा को ऑफिशियल घोषित किया गया तो जो तमिल कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया था, जैसा हमने पहले अध्याय के अंदर पढ़ा था। इसीलिए हमारे देश इस समस्या से बचने के लिए, हमारे देश यानी डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए हमारे देश के अंदर किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। दूसरा, हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में पहचान दी गई है केवल, यानी उसको आइडेंटिफाई किया गया है। अगर अपन वैसे बात करें तो हमारे देश के अंदर मुश्किल से यानी फॉर एग्जांपल 42% लोग ही ऐसे हैं जो हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, यानी जिनकी मदर टंग हिंदी लैंग्वेज है। उसके अलावा अगर अपन 58% लोगों की बात करें तो वो हिंदी लैंग्वेज नहीं बोलते, यानी उनकी मदर टंग हिंदी नहीं है, उनकी जो मदर टंग है वो अलग अलग है। जैसे अगर अपन केरला की बात करते हैं तो केरला के अंदर मलयालम हो गया, अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के अंदर कन्नड़ हो गया। तो इस तरह से हमारे देश में ज़्यादातर, अगर वैसे एवरेज देखा जाए तो ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, यानी 42% लोग जो वो क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो इसीलिए अपने यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि बिसाइड्स हिंदी 21 एंड द अदर लैंग्वेजेस वर रिकग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, यानी हिंदी के अलावा हमारे देश के अंदर 21 अन्य ऐसी भाषाएं हैं जिनको अनुसूचित भाषाओं के रूप में पहचान दी गई है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर अपन एग्जाम्पल लें, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यदि मान लो कोई जॉब के लिए वैकेंसी निकालती है, तो जो कैंडिडेट उस सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है वो इन 21 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा को मतलब चुन सकता है एग्ज़ाम के रूप में, यानी जिस भाषा में वो एग्ज़ाम देना चाहता है उसमें से किसी भी एक भाषा का वो क्या कर सकता है, चयन कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले एग्ज़ाम में ऐसा हो सकता है, बाकी स्टेट के अंदर अगर अपन इस बात को अप्लाई करें तो ऐसा संभव नहीं है। तो शायद ये लाइन समझ में आ गई होगी। बिसाइड्स हिंदी, यानी हिंदी के अलावा हमारे देश के अंदर 21 अन्य भाषाएं और बोली जाती हैं जिनको हम शेड्यूल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, यानी अनुसूचित भाषाओं के नाम से जानते हैं। ये इसका क्या हो गया, उदाहरण हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के लिए जो भी अप्लाई किया जाता है, तो अगर जो कैंडिडेट उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं अगर वो इन 21 भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनना चाहें अपने मीडियम के रूप में तो चुन सकते हैं। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, यानी जो स्टेट होते हैं, राज्य जो होते हैं, उनकी भी अपनी अपनी क्या होती है, आधिकारिक भाषा होती है। जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की अगर अपन ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी है, यानी वहाँ पर जो लोग जो भाषा बोलते हैं वो भी मराठी है
और वहाँ पर जो कामकाज होता है एडमिनिस्ट्रेशन का वो भी मराठी भाषा के अंदर ही होता है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी ऐसा ही है, वहाँ पर जो भी कामकाज होता है वो गुजराती भाषा में होता है, प्रशासन का और लोगों के द्वारा जो सामान्यतः भाषा बोली जाती है वो भी गुजराती बोली जाती है। ऐसे ही पंजाब का उदाहरण ले सकते हैं अपन, ऐसे केरला का उदाहरण ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर राज्य की अपनी आधिकारिक भाषा होती है जिसमें वहाँ का सारा कामकाज होता है। अगला है कॉशियस यूज ऑफ स्प्रेडिंग हिंदी, यानी हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में काम में तो लिया जाता है लेकिन बहुत सचेत रूप से यानी सोच समझ कर उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है श्रीलंका का। जैसे हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के अंदर जो सिंगला लैंग्वेज की थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया था, जिसकी वजह से तमिल कम्युनिटी के लोग जो थे उन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया। यानी वो सोचने लग गए कि अगर सिंगला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया इसका मतलब ये है कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है, भेदभाव हो रहा है। और इस वजह से दोनों कम्युनिटी के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब कि टसल हो गई थी, यानी बहुत ज़्यादा क्या हो गया, अपन ऐसे कह सकते हैं कि टकराव हुए, बहुत सारे डिस्प्यूट हुए और वो सिविल वार का रूप लिया उसने। तो इसीलिए यहाँ पर जब भी हमारे यहाँ पर हिंदी भाषा के प्रयोग की बात आती है तो बड़ा सोच समझ कर उसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ताकि जिस प्रकार की स्थिति श्रीलंका में हुई वैसी स्थिति का सामना हमारे देश के अंदर ना करना पड़े। अगला डिबेट फॉर हिंदी वर्सेज इंग्लिश। जैसे अगर अपन प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ के अंदर क्या होता था कि हिंदी के साथ साथ ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज का भी प्रयोग किया जाता था। लेकिन 1965 के अंदर इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में काम में लेने से रोक दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इससे क्या हुआ कि ऐसे स्टेट जहाँ पर मतलब हिंदी भाषा लोग नहीं बोलते थे, दूसरी भाषा बोलते थे या इंग्लिश भाषा ज़्यादा बोली जाती थी, तो ऐसे स्टेट ने इसके ऊपर क्या किया, मतलब कि विरोध जताया, दे अपोज दिस सिचुएशन। तो इसी वजह से तमिलनाडु जैसे स्टेट जो है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा वायलेंस क्लैश भी हुई, यानी हिंसात्मक घटनाएं हुई, जिस वजह से फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी यानी जो अपने देश की गवर्नमेंट थी उसको जो स्थिति थी कि भाई बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है, अलग अलग जो भाषा वाले लोग हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो इस वजह से आखिरकार सरकार ने दोबारा से हिंदी के साथ साथ ऑफिशियल लैंग्वेज को कंटिन्यू करा। प्रमोशन ऑफ हिंदी स्टिल कंटिन्यूअस। इसका मतलब यह होता है आज भी हमारे देश के अंदर एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि प्रमोशन डज नॉट मीन्स इम्पोजिशन ऑफ हिंदी, यानी हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का ये कतई मतलब नहीं है कि ऐसे स्टेट जहाँ पर हिंदी भाषा लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है उनके ऊपर ज़बरदस्ती हिंदी भाषा को थोपा जाए। कहने का मतलब ये है कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसको क्या दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे उदाहरण ले अपन, जैसे कोई भी फिल्म रिलीज़ होती है तो फिल्म रोज रिलीज़ होती है तो उसके जो सितारे होते हैं वो अलग अलग जगह जाकर उसका प्रमोशन करते हैं। अब प्रमोशन करने का मतलब ये नहीं है कि जो दर्शक है उसको जाके देखें, प्रमोशन करने का मतलब है कि वो बस अपना प्रचार कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं कि हमारी पिक्चर बहुत अच्छी है, उसको आपको देखना चाहिए, मतलब बहुत अच्छा कंटेंट है। वो सिर्फ उसका प्रमोशन करना है, उसको देखना है या नहीं देखना ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर भी इसका वही मतलब है कि अगर आज भी हमारे देश के जो नेता या जो हमारी सरकार है वो हिंदी भाषा को बढ़ावा दे रही है, इसका मतलब ये है कि ऐसे राज्य जहाँ पर हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है और अन्य भाषाएँ बोली जाती हैं वहाँ पर इसको ज़बरदस्ती थोपा नहीं जा रहा है, वहाँ पर जो लैंग्वेज है वो लोग वो लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर ऐसी लैंग्वेज पॉलिसी अपनाई गई है ताकि जो भाषा के आधार पर जो हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है उसको मैनेज किया जा सके। और ये जो सिस्टम अपनाया गया है हमारे देश के अंदर ये अभी तक बहुत ज़्यादा कामयाब भी साबित हुआ है। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से इस वीडियो को ढंग से देखें, केयरफुली देखें और उसके बाद जो भी आपको कमी लगती है या आपको लगता है कि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।